Okay, so for IIR system, I just want to take an example. So there is a system whose input and output behavior is represented by an equation like this. So you can clearly see this thing, y of n minus 1. So it is the, अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, this is now first order linear constant coefficient difference equation, because the highest difference of the output is first n minus 1 है हमारे पास, ठीक. Now इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, so if I want to represent I'm interested in y of n, so अगर मैं y of n को एक साइड पे कर लूं, I get x of n plus 1 by 2 y of n minus 1. And you can clearly see कि ये हमारे पास क्या है, रिकर्सिव इक्वेशन, रिकर्सिव है, ठीक है, क्योंकि y of n फाइंड करने के लिए मेरे पास y of n minus 1 का ये इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी, तब जाके मैं ये फाइंड करूँ. तो ये रिकर्सिव इक्वेशन, ठीक है. अब एक चीज तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन आपके पास आ गई, रिकर्सिव इक्वेशन. और बेस्ड ऑन दैट मैं सिस्टम को रिकर्सिव सिस्टम भी कह सकता हूँ. और मैंने पिछले सेशन में क्या मेंशन किया था कि अगर सिस्टम रिकर्सिव होगा तो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा. बेस्ड ऑन दैट इसको हम IIR सिस्टम कह रहे हैं. बट लेट्स फाइंड आउट, इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है. और फिर हम देखेंगे कि h of n का बिहेवियर क्या है, और जो हमने स्टेटमेंट दी है कि अगर रिकर्सिव सिस्टम होगा उसका रिस्पॉन्स इनफाइनाइट होगा, जिसकी वजह से इसको हम IIR सिस्टम कहते हैं. लेकिन पहले इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं. सो इनपुट जो है हमारे पास, वो हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स अज्यूम कि इनपुट हमारे सिस्टम का है सम सिंपल एक इनपुट ले लेते हैं, लेट्स से सम कांस्टेंट फैक्टर k डेल्टा ऑफ. हमने इनपुट को एक assume कर लिया है कि it is unit impulse, not unit impulse, it is k time unit impulse. Okay. Now इस इनपुट के बेस के ऊपर we know कि अगर हम इसको देखें कि x of n का बिहेवियर क्या है, कि x of n 0 होगा अगर हम n equal to -1 है, ठीक है. और इवन इक्वल टू 1 हो, सॉरी इक्वल टू -1 हो या लेस देन -1 हो, हमारा इनपुट 0 है. इसका मतलब है कि क्योंकि सिस्टम जो है कॉजल LTI है, तो कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट का मतलब ये होगा कि आउटपुट भी लेस देन और इक्वल टू 0 होगा अप टू -1. तो इसका मतलब है कि हमारी इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जो हमें मालूम है, वी नो के y ऑफ -1 जो है वो 0. दिस इज समथिंग दैट वी कैन क्लियरली सी. और ये हमारे पास क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, सो दिस इज द ओनली कंडीशन दैट वी नीड. नाउ ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि -1 से हम स्टार्ट करते हैं और फिर रिकर्सिवली हम आगे जाते हैं, ठीक है. इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट कि हमारे पास n इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा. n इक्वल टू 0 का मतलब होगा y ऑफ 0 x ऑफ 0 प्लस 1/2 y ऑफ -1, ठीक.
इस इक्वेशन में मैंने n इक्वल टू 0 पुट कर लिया और मेरे पास नाउ x ऑफ 0 किसके बराबर है? व्हाट विल बी x ऑफ 0? k के बराबर हो जाएगा, तो k। और y ऑफ -1 किसके बराबर है? 0 के 0। तो इसका मतलब है कि y ऑफ 0 मेरे पास किसकी इक्वल आ गया? k के बराबर। अब मैं y ऑफ 1 फाइंड करना चाहूँ, सॉरी n इक्वल टू 1 पे आउटपुट फाइंड करना चाह रहा हूँ। इट विल बी y ऑफ 1 x ऑफ 1 प्लस 1/2 y ऑफ 0 हो जाएगा। x ऑफ 1 किसके बराबर है? x ऑफ 1 x ऑफ 1 किसके बराबर होगा? 0 होगा। 0 प्लस 1/2 y ऑफ 0 मैं पिछले केस में फाइंड कर चुका हूँ k। तो इसका मतलब है कि y ऑफ 1 मेरे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, इस तरीके से n इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं। y ऑफ 2 x ऑफ 2 प्लस 1/2 y ऑफ 1। नाउ x of 2 is 0, y of 1 is k by 2, so I get 1/2 whole square into k हो जाएगा। n equal to 3 के लिए भी मैं कर लेता हूँ और फिर इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। सो y of 3 will be equal to x of 3 plus 1/2 y of 2. So you get 0 and then 1/2 and then 1/2 square k, so you get 1/2 cube into k. It means कि इसको मैं अगर जनरलाइज करूं, ये तो मैं स्पेसिफिक फाइंड कर रहा हूं, 0 1 2 3। What is the general expression for y of n based on this whole discussion? क्या लिखेंगे? Y of n must be equal to x of n x of n 1/2 power n 1/2 power n power into k. n yes 1/2 raised to power n n k। into k Now एक चीज तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि ये रिकर्सिव है, और रिकर्सिव का मैंने जिस तरह जनरली आपको बताया था कि y ऑफ n फाइंड करने के लिए मुझे कुछ पिछली आउटपुट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था। तो अगर आप देखें y ऑफ 0 फाइंड करने वक्त मुझे किस चीज की जरूरत थी? y ऑफ -1 की जरूरत थी। और ये मुझे कहाँ से पता चल गया? जो ऑक्सिलरी कंडीशंस मेरे पास थी बेस्ड ऑन कि हमारा सिस्टम कॉजलिटी आई है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी। सो बेस्ड ऑन दैट मेरे पास आई वाज एबल टू कैलकुलेट y ऑफ 0 मैंने फाइंड कर लिया। अब मैंने जब n इक्वल टू 1 फाइंड करना था तो मुझे y ऑफ 0 की जरूरत पड़ गई। अब y ऑफ 0 मैं पिछले स्टेप में फाइंड कर चुका था, तो वो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया। फिर जब मैं y ऑफ 2 फाइंड कर रहा था तो मुझे y ऑफ 1 की जरूरत थी, जो मैं पिछले स्टेप में फाइंड कर चुका। यू कैन सी कि आप रिकर्सिवली y ऑफ 0 से y ऑफ 1 फाइंड कर रहे हैं, y ऑफ 1 से y ऑफ 2 फाइंड कर रहे हैं, फिर y ऑफ 2 से y ऑफ 3 फाइंड कर रहे हैं, और इसको फिर हम जनरलाइज कर दिया है। अब हमारे पास जो सिस्टम का आउटपुट है if this information is given to you, और ये आउटपुट हमारे पास कौन से इनपुट के लिए आया? इफ यू गो बैक, हमने इनपुट क्या अज्यूम किया? हमने ये इनपुट लिया है x ऑफ n, अगर ये है तो इस सिस्टम का आउटपुट ये है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये हमारे पास आउटपुट जो आया है ये कौन से केस के लिए है? जब हमने इनपुट क्या लिया है? k टाइम्स डेल्टा ऑफ n लिया।
So based on this information, if I ask you कि इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, तो आपके ख्याल में क्या होगा? Sir, 1/2 n is equal to 1/2 अगर इनपुट ये है, आउटपुट ये आ गया, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, एंड यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम. इम्पल्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है जी? चलें इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स? किस चीज को हम यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं? व्हाट इज दिस एच ऑफ एन? Output is equal to convolution of input and impulse response. नो. सिंपल डेफिनेशन क्या होगी आपके ख्याल में, जो मैं बहुत दफा रिपीट भी कर चुका हूं इस कोर्स में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स? एनीवन? No one can answer this question. किस रिस्पॉन्स को हम यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं? सर जी सिस्टम का जो इंटरनल रिस्पांस. नो. कन्वोल्यूशन सम भी हम पढ़ चुके हैं, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल भी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या है. इफ यू डोंट आंसर दिस क्वेश्चन, इट मींस कि जितना हमने पूरा इतनी एफर्ट की थी इसको डिफाइन करने में, वो आप बिल्कुल आप लोगों ने इसको रिवाइज किया ही नहीं है. Unit impulse response is the response of a system when input is unit impulse. So unit impulse का मतलब ये है कि k को मैं 1 ले लेता हूँ, तो x of n क्या हो जाएगा? सिंपली डेल्टा ऑफ n, और इसके लिए जो आउटपुट आपके पास आ जाएगा उसको y of n को हम h of n कह देंगे, और h of n किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 into n. एंड यू कैन सी ये रिस्पॉन्स कब से स्टार्ट हुआ था? 0 से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, y of -1 तो 0 है. हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स कब से स्टार्ट हुआ है? 0 से, एंड देन इट इज कंटिन्यू. इसका मतलब है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ y of n, आई नीड टू स्पेसिफाई कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इट मीन्स कि आई कैन राइट u of n. नाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन of this impulse response? How much is the interval of this impulse response? Infinite. Infinite. Based on that system को हम क्या कहेंगे? Infinite impulse response system. So you can see जो हमारे पास दो सिस्टम की कैटेगराइजेशन हमने की थी, FIR सिस्टम एंड IIR सिस्टम, और फिर हमने ये कहा कि जो FIR सिस्टम होते हैं वो नॉन रिकर्सिव सिस्टम होते हैं, और जो IIR सिस्टम होते हैं वो हमेशा रिकर्सिव होते हैं. और इस एग्जांपल में आपने देख भी लिया कि हमने जो एग्जांपल ली थी उसमें y of n के साथ साथ इक्वेशन में y of n-1 भी था. दैट वाज द रीजन कि ये रिकर्सिव था. और फिर इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स भी हमने फाइंड करके देख लिया, उसका बिहेवियर आपको नजर आ रहा है कि u of n की वजह से ये इसकी ड्यूरेशन इनफाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो इनफाइनाइट है. सो बेस्ड ऑन दैट इसको हम क्या कहेंगे? IIR सिस्टम. Okay, let's move on to the next topic, and that is block diagram.
So those LTI systems which are represented or described by linear constant coefficient differential equation or difference equation, it become very easy for us to represent those systems in terms of a representation that is known as block diagram representation. And once you have representation of your system in terms of block diagram, then it becomes very easy for us to get the whole picture of the system, how system is interconnected and how it is performing different operations. So block diagram के बाद उसको एनालाइज करना बड़ा आसान हो जाता है. ठीक है. अब ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ बेसिक ब्लॉक्स की जरूरत होगी, वो हम बना लेते हैं और फिर हम एक स्टेप बाय स्टेप पहले एक सिंपल सिस्टम को देखते हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे हम बनाएंगे और फिर इसको ग्रेजुअली जो है हम इसको जनरलाइज कर देंगे ताकि किसी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम अगर हमने बनाना हो वो भी हम बना सकें. और दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि जब हम सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो फिर हम उस सिस्टम में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, विच मे नॉट बी पॉसिबल कि अगर हम ब्लॉक डायग्राम के बजाय सिर्फ इक्वेशन की एक फॉर्म में अगर सिस्टम को देख रहे हो, सो वी विल नॉट गेट दैट पर्टिकुलर आइडिया कि इस सिस्टम के साथ हम ये चेंज भी इसके साथ कर सकते हैं. ठीक है. सो पहले हम बेसिक ब्लॉक्स देख लेते हैं. So one of the block that we will use is adder. So adder को हम कैसे represent करेंगे in our system? So let's consider कि अगर ये discrete time system है, so we have adder. So there are two inputs of this adder, x1 and x2n. So we will get x1n plus x2. So whenever we need adder in our block diagram, हम उसको इस तरीके से represent करें. Then we have another block, इसको आप multiplier कह सकते हैं. So multiplier के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे x of n हो और ये मल्टीप्लाई हो के लेट्स से a of x of n बन रहा है, तो हम इस जो एरो हमने बनाया होगा इसके मिडल में हम एक एरो और बना देंगे और इसके साथ लिख देंगे a. Another block that we will require is unit delay or delay circuit. So delay block को हम represent करेंगे with the box and then we will write D inside it. So unit delay का मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे x of n है, when it passes through this block, you will get x of n. Okay. Now, whether your system is continuous time or discrete time, in other words, कि अगर यहाँ पे हम इसको assume करें कि ये ब्लॉक डायग्राम हम continuous time system के लिए बना रहे हैं, वहाँ पे हमें adder की जरूरत है,
तो यहाँ पे x1t हो जाएगा, यहाँ पे x2t हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x1t प्लस x2। और सिमिलरली अगर ये मल्टीप्लायर की हमें जरूरत है तो अगर ये x ऑफ t है तो यहाँ पे हो जाएगा ax ऑफ t। नाउ कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम में हमारे पास डिले के बजाय क्या होगा? we will have a differentiator. इस केस में हम यही रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, ब्लॉक के अंदर डी लेके। लेकिन अब इस केस में इस डी का मतलब क्या है कि ये डिले नहीं है बल्कि ये डिफरेंशिएटर है, और इस रिजल्ट इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स। यू हैव ऑलरेडी सीन के कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम की जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपके पास डेरिवेटिव आ जाते हैं, और अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है जिसको हमने लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो फिर उसमें आपके पास डिले होंगे, y ऑफ n-1 होगा, y ऑफ n-2 होगा। ऑफ कोर्स जब हम इसको सीरीज में लगाएंगे सॉल्व इस केस में, तो मैं एक ही डिले की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको इस तरह अज्यूम करें कि आपके पास दो डिले सर्किट्स, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं x ऑफ n अप्लाई करूंगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आउटपुट आ जाएगा वो x ऑफ n-1 आ जाएगा, और x ऑफ n-1 दोबारा डिले से पास होगा तो मेरे पास x ऑफ n-2 आ जाएगा। बट इस वक्त हम बेसिक ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, सो दीज आर द बेसिक ब्लॉक्स। वी विल फाइंड आउट कि ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी हैं इनको हम अल्टरनेट फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस केस में फिर ब्लॉक डायग्राम जब हम उसका बनाएंगे उसके लिए हमें एक बेसिक ब्लॉक की जरूरत होगी जिसको हम कहेंगे इंटीग्रेटर। और इंटीग्रेटर को ब्लॉक डायग्राम में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे यू विल यूज दिस ब्लॉक एंड देन यू विल पुट द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। So now x of t, when it passes through this integrator, at the output you will get the integration of this input up to capital T, so it's small. Okay, so these are basic blocks जो हमें यूज करेंगे जब हम किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे in terms of its block diagram. So let's start with a simple example. We are given a discrete time system in terms of its equation representation, that is linear constant coefficient differential equation है ये आपके पास। इस इक्वेशन को हमने जो कि एक सिस्टम का बिहेवियर शो कर रहा है, इनपुट आउटपुट, इसको हमें ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करना। So first thing that you need to do is to rearrange this equation so that output y of n is on one side and all of the terms are on the other side. इसको मैं rearrange करके जब लिखूंगा, so I will say y of n is equal to minus a y of n-1 plus b of. Once you have equation represented in this form, now you can draw its block diagram representation and you can see which blocks you will need। इस equation को देख के अगर आपको देखें कि हमें कौन कौन से blocks की जरूरत है, एक आपको क्लियर नजर आ रहा है कि हमें x of n को b के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमें एक मल्टीप्लायर की जरूरत है, यहाँ पे एक y डिले of की जरूरत डिले है की जरूरत है, और साथ में फिर इसके साथ और एक और दूसरे मल्टीप्लायर की जरूरत है। यस सर, बिल्कुल, और यहाँ एडर पे की जरूरत है। एडर की जरूरत है, बिल्कुल। अब इसको हम बनाते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम जब हम बनाएंगे सो हम यहाँ से x of n मैंने लेट से यहाँ से इसको शो करना है, और लेट से यहाँ पे y of
सो एक तो x ऑफ n को हमने मल्टीप्लाई करना, तो मैं यहाँ पे इसके साथ b कर लूंगा, तो यहाँ पे जो मुझे सिग्नल मिलेगा वो b टाइम x ऑफ n हो, ठीक है। ये मेरे पास ये सिग्नल आ गया, दिस विच विल बी ओवर हियर, ठीक है। दूसरा मुझे जरूरत है y ऑफ n माइनस वन की जरूरत है, ठीक है। तो ये y ऑफ n है, इसका मतलब है कि अगर मैं y ऑफ n जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, इसको एक डिले सर्किट से पास, तो डिले सर्किट के आउटपुट पे जो मुझे सिग्नल मिलेगा वो कौन सा होगा, y ऑफ n माइनस वन होगा, और फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई करना। सो लेट्स से कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, माइनस ए के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे b ऑफ x ऑफ n है, यहाँ माइनस से इन दोनों को ऐड करना, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया, यहाँ से आपके पास ये आ गया, और इसका जो आउटपुट है इन दोनों को ऐड करने से क्या चीज़ आ रही है, y ऑफ n आ रही है, इनको ऐड करने से जो चीज़ आ रही है तो ये आपके पास उस ब्लॉक डायग्राम प्रेजेंटेशन। नाउ ये हमने एक सिंपल एग्जांपल ली डिस्क्रीट टाइम में, अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूअस टाइम। So as before, the first thing we need to do is rearrange this equation so that y of t is separated from all of the other terms. So y of t को हम जब एक साइड पे कर लें तो दूसरी साइड पे आपके पास क्या आएगा, माइनस वन ओवर ए प्लस बी ओवर ए। So I have rearranged the equation in this manner, इस तरह मैंने पहले किया, ठीक है। y of n को एक साइड पे कर लिया था, इस केस में y of t को हमने एक साइड पे कर लिया, एंड देन ऑल ऑफ द टर्म्स अगेन इट्स वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दिस टर्म कि हमें मल्टीप्लायर की जरूरत है और एक डेरिवेटिव डिफरेंशिएटर की जरूरत है। सो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर अब मैं इसका ब्लॉक डायग्राम जो बनाऊंगा, सो x ऑफ t को मैं लेफ्ट साइड से शो करूंगा और फिर y ऑफ t यहाँ पे होगा। सो पहले मुझे x ऑफ t के साथ एक मल्टीप्लायर which is b by x of t, सॉरी y of t को पहले इसका डेरिवेटिव लेना है और इसको फिर माइनस वन बाई ए के साथ मल्टीप्लाई करना। एंड देन ये जो दो कंपोनेंट्स मेरे पास आ गए इन लोग एडर से पास कर, इसका आउटपुट मेरे पास। So this is how you can draw a block diagram for any simple example. But let's look at the other जो point मैं कह रहा था कि sometime we want to implement our system with the help of integrator rather than differentiator. तो अगर इसी इक्वेशन को हम ले लेते हैं, इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अनदर रिप्रेजेंटेशन जिसमें डेरिवेटिव के बजाय इंटीग्रेशन की हमें जरूरत है, ठीक है। So for that, what we need to do is we need to keep the highest order derivative of output on the left hand side. इस वक्त क्योंकि सिंपल एग्जांपल है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है वो ये है, तो इसको मैं लेफ्ट साइड पे रख लेता हूँ, बाकी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ। And then you take the integration on both sides. दोनों साइड का इंटीग्रेशन अगर आप ले लें तो लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा b x of tau
minus a y of d। बट ये टॉ जो है मैंने जैसे डमी वेरिएबल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। यू कैन पुट एनी अदर डमी वेरिएबल, so you will end up with this equation. So now our output is represented in terms of integration, but you can see कि हमें again if you look at it, हमें x of t input को multiply करना है, y of t को इसके साथ multiply करना है, और again इन दोनों को आप कह सकते हैं add करना है, और फिर इसका इंटीग्रेशन देना है। इसका ब्लॉक डायग्राम क्या किस तरह का बनता है, लेट्स लुक एट दैट। सो मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ। x ऑफ t है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास y ऑफ t। सो x ऑफ t के साथ पहले हमने मल्टीप्लाई करना है b को। सो वी हैव मल्टीप्लाई b, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। y ऑफ t को हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस a के साथ। तो यहाँ से मैंने y ऑफ t लिया और इसको मल्टीप्लायर से पास किया। तो यहाँ पे bx ऑफ t है, यहाँ माइनस a y t है। सो bxt माइनस 1 को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेते हैं। और ये जो भी रिजल्टेंट टर्म है विच इज दिस वन, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये आ गया। इसको आप इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट से पास कर, यहाँ पे इसका है कि इंटीग्रेटर लगा दें, एंड दैट विल गिव। सो यूजिंग differentiator, and now this is using integration. So once we have this understanding of building a block diagram for simple system, अब इसको हम थोड़ा सा सर ये नॉन रिकर्सिव है सर। जी सर ये नॉन रिकर्सिव सिस्टम है अभी। कौन सा वाला? ये जो अभी हमने सर पढ़ा। नहीं, इस वक्त तो हम कंटिन्यूअस टाइम की बात कर रहे हैं ना। ये आपके पास रिकर्सिव। ये सर इसका नॉन रिकर्सिव वो आसान होगा, ठीक है सर। ठीक, अब इसको हम फर्स्ट ऑर्डर, इस वक्त जो हमने सिस्टम जिनका ब्लॉक डायग्राम बनाया ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, अगर हम इसको थोड़ा सा सेकेंड ऑर्डर की तरफ कर लेते हैं और फिर इसको मैं जनरलाइज कर दूंगा टू nth ऑर्डर, और फिर nth ऑर्डर इक्वेशन हमें गिवन हो उसका अगर हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना हो तो किस तरह बनाएंगे। ठीक है, so let's consider another example. अगर हमारे पास डिस्क्रीट टाइम में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है y of n प्लस a1 y of n minus 1 plus a2 y of n minus 2 equal to p naught x of n, and let's say b1 x of n minus 1। इस सिस्टम का हमने ब्लॉक डायग्राम बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। y of n को हम एक साइड पे लिख लेते हैं, एंड देन वी हैव b naught x of n plus b1 x of n minus 1 minus a1 y of n minus 1 minus a2 y of n minus 2. So once our system is represented in this form, then I can start building the block diagram. So looking at it, हमारे पास एक तो हमें x of n को b नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर x of n का डिले से पास करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है। y of n की yn(x - 1) की जरूरत है, y of n - 2 की भी हमें जरूरत है। So let's see कि मैं इसको कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। So starting with
यहाँ से x of n को हम ले लेते हैं और यहाँ से y of n को ड्रॉप कर लेते हैं। सो x of n के लिए हमारे पास है कि इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद b नॉट। ओके, सो इसको मैं लेट्स से कि यहाँ से मैं b नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, एंड देन वी आल्सो रिक्वायर x of n माइनस 1। तो यहाँ से जो x of n है इसको मैं एक डिले से पास करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x of n माइनस 1 और x of n माइनस 1 को फिर हमने एक मल्टीप्लायर से पास करना है जिसकी वैल्यू है b1। ओके, और इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यू कैन सी कि एडर की हमें ज़रूरत है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से आते हुए यहाँ से इनको ऐड कर, यहाँ पे जो मुझे अब टर्म मिल रही है दैट इज बेसिकली दोस टू टर्म्स। ये मैंने इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे, अब y ऑफ n को देखते हैं। सो y ऑफ n के लिए हमें क्या जरूरत है, y ऑफ n माइनस 1 एंड माइनस a1 एंड देन y ऑफ n माइनस 2 को माइनस a2 के साथ मल्टीप्लाई। सो यहाँ से मैं y ऑफ n को लूँगा, इसको मैं डिले से पास करूँगा। ओके, और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस a1। यहाँ पे y ऑफ n माइनस 1 है, इसको एक और डिले से पास कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ n माइनस 2 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद माइनस 8। इन दोनों को हम फिर ऐड कर लेते हैं। सो एक और एडर मैं यहाँ बना लेता हूँ, दिस वन। अब यहाँ पे जो सिग्नल है ये आपके पास, या नाउ आई नीड टू ऐड दिस थिंग एंड दिस थिंग, उनको ऐड। ठीक है, सो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एक और एडर लगाऊं, यहाँ से यह आ जाएगा और यहाँ से यह आ जाएगा, एंड दैट विल गिव यू y ऑफ n। ओके, सो यू कैन सी कि आप स्टेप बाय स्टेप, नो मैटर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ योर सिस्टम, आप इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर लेंगे। सो रादर देन टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सिस्टम, हम एक जनरल जो हमने इक्वेशन डिफाइन की थी, nth ऑर्डर लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन या nth ऑर्डर लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, वो अगर हमने उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट।